हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं वन शॉट सीरीज में नया चैप्टर क्लास 12 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों ये बड़ा अच्छा चैप्टर है 4 से 5 नंबर के लिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर coming board exam. Let's start the one shot of this chapter. Microbes. Microbes means microscopic organisms, but now we are not going to deal with pathogens. अब हम पैथोजेंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं यूजफुल माइक्रोब्स की, जो हमारे डेली रूटीन के बहुत सारे कामों में हमारी मदद करते हैं, हमारे काम को आसान करते हैं। Besides macroscopic plants and animals, microbes are the major components of biological system on the earth. ये अभी हम सब जानते ही हैं, सभी जगह पाए जाते हैं ये इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, इनसाइड आवर बॉडी एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। अब इनकी अगर साइट्स की बात करें जो हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है, these are also found in thermal vents. ये आपने मणिकरण सुना होगा, गुरुद्वारा है, और इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे वहां व्यूज हैं जहां पर ऑटोमेटिकली गर्म पानी स्वतः ही फ्रॉम सेल्फ कम आउट फ्रॉम द अर्थ, और जिसे हम हॉट थर्मल वेंट्स कहते हैं। थर्मल वेंट्स कहते हैं वेयर द टेम्परेचर में बी as high as 100 degrees Celsius. These can be deep in the soil, under the layers of snow, several meters thick, and also in highly acidic environments. ये आपको अगर ध्यान हो तो हम इन्हें नाम देते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। एसिडोफिल्स फाइल्स। अब ये आपने क्लास 11 चैप्टर 2 में आर्की बैक्टीरिया में 3 पढ़े हैं, जिनमें से हमारे पास 2 बड़े यूजफुल तरीके से काम में आने वाले हैं। अभी मिथेनोजेंस के बारे में भी पढ़ेंगे, वो भी इन्हीं के ही मेंबर हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स। अब वायरसेस आप जानते हैं बच्चों, ओनली हैव द प्रोटीन कोट प्रोटेक्शन के लिए, और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल में भी डीएनए और आरएनए, और इसी तरीके से वायरॉइड्स वायरॉइड्स ओनली हैव जेनेटिक मटेरियल, वो भी आरएनए। देयर इज नो प्रोटेक्टिव कवरिंग, यानी कि उनके चारों तरफ का जो प्रोटीन कोट होता है वो वायरॉइड्स में नहीं होता है, और प्रायोन्स में केवल एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, इनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। तो इन सभी प्रायोन्स का देखो दे रखा है इन्होंने, दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, जिनको भी मैंने आपको बताया क्या है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड माइक्रोब्स हैं। सो microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. अब उसको एक नजर देखते हैं हम, लेट लुक एट दैट पर्टिकुलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़े काम की चीज है। देखिए अब आप देखेंगे ये पेज पर हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं किस तरीके का क्वेश्चन आपसे कब पूछ लिया जाए, तो इसलिए हर क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना है। ये सभी आपको अलग अलग व्यूज दिखा रखे हैं, ध्यान से अगर हम फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं इन व्यूज को। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि फिगर 8.1, दिस ए और बी, दिस इज दे ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया है, और ये है आपका कोकाई यानी कि स्फेरिकल बैक्टीरिया, एंड दैट इज बैसिलस, और ये हमें 1500 गुना बड़ा, यानी कि 1500 टाइम्स
एनलार्ज व्यू दिखाया गया है। इसी तरीके से ये फ्लैजलेटेड रॉड शेप्ड बैक्टीरियम, ये 50,000 टाइम्स एनलार्ज हमें दिखाया गया है। इसी तरीके से आप इधर देख सकते हैं, दैट इज ए बैक्टीरियोफेज। अगेन ये एनलार्ज व्यू है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वैल्यू रखता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपको एमसीक्यू के लिए बड़ा, दिस वन, दैट इज एडिनो वायरसेस, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करते हैं। अब बच्चों ये अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, आपने 3 ग्रुप ऑफ वायरसेस पढ़े हैं, 3 ग्रुप ऑफ वायरसेस। फर्स्ट इज, आपने चैप्टर ह्यूमन डिजीज में 2 पढ़े हैं, राइनो वायरसेस दैट कॉजेज कॉमन कोल्ड। दूसरा आपने पढ़ा रेट्रो वायरसेस ग्रुप का मेंबर, HIV, जो एड्स कॉज करता है। और तीसरा है ये एडिनो वायरसेस दैट कॉजेज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा। अब ये आपको देखिए TMV दिखा रखा है, दिस इज TMV, टोबैको मोजैक वायरस, और उसका ये व्यू है आपका 1 लाख to 1,50,000 टाइम्स। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है, क्योंकि कोई भी पिक्चर आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन से रिलेट कर सकती है। हियर दैट्स अ फंगल कॉलोनी एंड दैट्स अ बैक्टीरियल कॉलोनी। तो इस पेज पर हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडिनो वायरसेस की इंफॉर्मेशन। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दैट इज वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारे लिए VIP है। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब इसके डिस्क्रिप्शन की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लेते हैं माइक्रोब्स इन डेली रूटीन। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में किस तरीके से माइक्रोब्स हमारे लिए यूजफुल है, हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपैरेटिवली आपको नोट्स के साथ मैं ये दे रहा हूं, ताकि आपके लिए काम और आसान हो जाए। देखिए जी, अब सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं। कॉमन प्रैक्टिस है इन ईच एंड एवरी होम ऑफ इंडिया, एंड दैट इज दूध से दही बनाना। दैट मीन्स, अब यहां पर यूज होता है लैक्टोबैसिलस का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज लैक्टोबैसिलस, दिस वन, LAB। अब इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, देखिए बेसिलस है तो रोड शेप्ड हो गया भाई, सीधी सी बात है। और लैक्टो लिया गया है क्योंकि ये लैक्टोज शुगर को, जो कि मिल्क में है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए ये वर्ड लैक्टो लिया गया है। लैक्टो मींस कन्वर्जन ऑफ लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, एंड हु कन्वर्ट्स इट, that conversion it takes place due to presence of rod shaped bacteria, that is bacillus, so that's why it is lactobacillus। अब ये देखिए दिया हुआ है, ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। ठीक है ये, अब देखिए यहां पर आपको इसी चीज को ध्यान में रखना है कि ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क की के अंदर ग्रो करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है, देखिए ड्यूरिंग ग्रोथ बहुत पूछा जाता है कि करता कैसे है? ये एसिड प्रोड्यूस करता है दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क प्रोटीन में से एक मैंने अभी आपको नाम दिया लैक्टोज, एक तरीके, ये तो बेसिकली शुगर है, और भी जो प्रोटीन्स हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडिड एज इनोकुलम और स्टार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनोकुलम और स्टार्टर। इनोकुलम का मतलब होता है, आपने नाम सुने होंगे अलग अलग, जामन, सहेजा, यानी कि जो हम पहले दिन का दही का 1 चम्मच 2 चम्मच
हम फ्रेश मिल्क में मिक्स करते हैं। तो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम बैक्टीरियल कॉलोनी को प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई पहले से बैक्टीरिया उसमें कुछ थोड़ा बहुत देंगे, तभी तो वो ग्रो करके और अपनी कॉलोनी को डेवलप करेगा। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं इनोकुलम और स्टार्टर दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैब। उसके अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करते हैं? विच एट सुटेबल टेम्परेचर। इसीलिए सर्दियों में उसको आप देखते होंगे कि आटे के कनस्तर में रख दिया, मतलब टैंक में या कंटेनर में या तौलिए में लपेट कर रख दिया, गर्माहट देते हैं क्योंकि सर्दियों में ठंडक होती है। तो जितनी ठंडक होगी, जितना कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, इनकी ग्रोथ नहीं होगी क्योंकि ये वार्म एनवायरनमेंट को प्रेफर करते हैं। ये 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास के टेम्परेचर को पसंद करते हैं, 25-30 डिग्री। तो ये उस टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता है, उसके आसपास हमें इनको रखना पड़ता है ताकि ये अच्छे तरीके से डेवलप हो सके और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकें। विच आल्सो इंप्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी। अब ये बड़ा एडिशनल बेनिफिट है, विटामिन बी 12। और विटामिन बी 12 आप जानते ही हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट एक और, स्टमक के अंदर ये जितने भी हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, उनको भी डेवलप होने से, उनकी ग्रोथ होने से रोकता है। तो ये भाई एक फायदा हो गया। पहला हमारा जो नॉर्मल इसका प्राइमरी जॉब है वो हो गया, इसका क्या? मिल्क प्रोटीन्स को, मिल्क को कर्ड में बदलना। इसके अलावा एडिशनल बेनिफिट क्या दे रहा है? विटामिन बी 12 प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंप्रूव कर रहा है और चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन सीधे नहीं आ रहे। अब भाई आपको ये खुद ही दे देगा, इस तरीके से पूछेगा कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज नोन टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब उसका मेन काम आपको ही दे दिया क्वेश्चन में। व्हाट अदर एडिशनल बेनिफिट्स वी कैन डेराइव फ्रॉम दिस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? क्वेश्चन हो गया जी 1 नंबर का। तो अब इसमें आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला, टू चेक बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और सेकंड हो गया आपका कन्वर्टिंग और एंड improves its improve curd nutritional quality by increasing vitamin B 12. So that is a 1 mark very important section of this chapter. अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट इज डो। डो मीन्स ये आपके कोई भी घोल, गाढ़ा घोल या गुथा हुआ आटा, मैदा, इसको हम डो बोलते हैं। अब डोसा और इडली, ये दो चीजें बनाने में डो, यहां पर यूज होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ये बैक्टीरिया ध्यान रखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, दिस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया ये क्या करता है? यहां पर होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और इस एल्कोहलिक फर्मेंटेशन से ये डो को धीरे धीरे इथेनॉल में बदलना स्टार्ट करता है। अब इसीलिए डोसा और इडली में हल्का सा खट्टापन होता है, बहुत मामूली सा। खटास जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी तो फिर वो हमारे लिए रेंसिड हो जाएगा। इसलिए बहुत मामूली सी खटासी इनमें अच्छी लगती है। और साथ के साथ उसमें आप होल्स भी देखते हैं, दैट होल्स इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो जिस वजह से इसके अंदर क्रिस्पी नेचर भी आती है, इसके अंदर आपका खट्टापन आता है, इसका स्वाद, टेक्सचर बेहतर होता है, और साथ के साथ पफ्ड अप अपीयरेंस जो डो की बन जाती है, वो दैट इज ड्यू टू CO2 अपीयरेंस। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे है? अभी मैंने आपको बताया एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो आपने खूब 9th-10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। दैट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन कम फ्रॉम? भाई देखो, एनवायरमेंट में होते ही हैं। अब जो ये डोसा इडली है, इनमें सब में आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उनके ऊपर ये इजीली डेवलप हो जाते हैं, आसानी से ये डेवलप हो सकते हैं। इसी तरीके से डोसा इडली के अलावा दूसरा फर्मेंटेड
फॉर्म है आपका, डो बनता है किसके लिए, मेकिंग ब्रेड। जितनी भी बेकिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर यूज होता है ये यूनिसेलुलर फंजाई, जिसे हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। दैट इज द यूनिसेलुलर फंजाई सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी बेसिकली हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केक्स के अंदर पफ्ड अप अपीयरेंस, उनका टेक्सचर, उनका टेस्ट, और बिस्किट्स, ब्रेड, उन सब ब्रेड के अंदर स्पॉन्जीनेस, उनका पफ्ड अप अपीयरेंस, ये सब कुछ हमें कौन देता है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहां बैक्टीरिया यूज हो रहा है या सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी यूज हो रहा है, कॉमन है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दोनों ही एक ही तरीके से हमारे लिए काम में आ रहे हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि ये दोनों ही एक ही प्रोसेस से काम करते हैं। CO2 प्रोड्यूस होती है, C2H5OH यानी कि इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, और वो इथेनॉल खटास देता है, हल्की सी सॉर टेस्ट देता है। इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं हमारे बहुत, जो साउथ में बहुत फेमस है, जैसे गोवा में फैनी आपका, और सदर्न पार्ट में टोडी। टोडी, तो दिस टोडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड फर्मेंटिंग सैप पाम सैप से ये डेवलप होता है। इसी तरीके से और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं, जैसे कि फर्मेंटेड फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, ये सभी अलग अलग फूड के तौर पर काम में आते हैं, और सब में एक ही प्रोसेस है जिसको मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, एंड दैट इज द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और ये सब पोटेंशियल 1 मार्क के क्वेश्चंस का सोर्स है। अब देखिए, चीज, पनीर ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो दूध से बनाया जाता है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अलग अलग पनीर किस बेसिस पर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। तो ये जहां भी 3 या 4 आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, वो समझ जाइए कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए, क्योंकि इसमें फोर्थ पॉइंट कोई भी ऐड करके आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ तैयार किया जा सकता है। तो टेक्सचर उसका कैसा है, फ्लेवर उसका कैसा है, टेस्ट कैसा है, इस बेसिस पर चीज की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे कि इस चीज में सबसे पहली कैटेगरी जो बनता है आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी से। आपने कार्टून्स में देखे होंगे, टॉम एंड जेरी में स्पेशली एक कार्टून में आप येलो कलर का एक पनीर दिखाते हैं, उसमें बड़े बड़े छेद होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्विस चीज, दैट हैज लार्ज होल्स। और ये इसकी जो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 के इवोल्यूशन से डेवलप होते हैं। और ये किस बैक्टीरिया के बेसिस पर बनाया जाता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी के बेसिस पर इसको तैयार किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एक और जो बड़ा कॉमन चीज है, दैट इज रॉकफोर्टी चीज। तो ये रॉकफोर्टी चीज एक फंजाई पर डेवलप किया जाता है, दैट इज पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, स्पेसिफिक फंजाई पर ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से इसे पर्टिकुलर फ्लेवर मिलता है। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर, माइक्रोब्स के बेसिस पर उसका फ्लेवर, टेक्सचर, टेस्ट चेंज हो जाता है। इसलिए ईच चीज इज माइक्रो मीडिएटेड, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पूरे सेक्शन में लैक्टोबैसिलस, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, देन टोडी, फर्मेंट फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, और उसके अलावा चीज की 2 वैरायटी, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट के बेसिस पर। ऑल आर द सोर्सेज ऑफ 1 और 2 मार्क क्वेश्चन। तो ये बड़े ध्यान से आपको दिमाग में रख के बार बार इनकी मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, इनके नाम याद रखने, जैसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, रॉकफोर्टी चीज के लिए पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, और सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, दैट्स अ यूनिसेलुलर फंजाई दैट इज नेम्ड एज बेकर्स ईस्ट। ईस्ट ईस्ट इसको हम लोग
इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अगर आपने इनके सोर्स ध्यान में नहीं रखे तो इनकी वैल्यू नहीं है, फिर आप मार्क्स नहीं गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। तो पेनिसिलियम रॉकफोर्टी हो गया। अब देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बेसिस पर अब हम अल्कोहल की बात करते हैं, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आता है हमारा फर्मेंटेड प्रोडक्ट। और फर्मेंटर्स बेसिकली होते हैं बड़े बड़े आपके कंटेनर्स, जिसमें लार्ज क्वांटिटी में हम किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। अब देखिए जी, इसमें शुरुआत करते हैं हम, दैट इज fermented beverages, another very important portion for board exam। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए जी बच्चों, फर्मेंटेड बेवरेजेस ये भी ईस्ट से ही बनाया जाता है। और यहाँ पर इस बेकर्स ईस्ट को ही हम, वहां बेकिंग इंडस्ट्री में बेकर्स ईस्ट, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ब्रूअर्स ईस्ट। इसी के अब दो दो फायदे हैं, आप देख रहे हैं कितना हेल्पफुल है ये हमारे लिए। तो जितनी भी हार्ड ड्रिंक्स या लिकर्स की अलग अलग वैरायटी होती हैं, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ये सभी इस ईस्ट से डेवलप की जाती हैं। वही सेम है, वहां पर ब्रेड मेकिंग के लिए यूज हो रहा था तो उसे बेकर्स ईस्ट कहते हैं, यहाँ पर इसको हम ब्रूअर्स ईस्ट नाम देते हैं। जो कि अब ये किस काम में आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज, इट इज यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स। सीरियल्स मतलब जौ हो गई आपकी, गेहूं हो गया, व्हीट, राइस हो गया, मेज हो गया, इनके घोल को हम क्या कहते हैं, माल्टेड सीरियल्स। एंड आल्सो द फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। यहां पर भी वही सेम होगा, क्या, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, सेम alcoholic fermentation, same we have in this reference also। वही सेम काम हो रहा है जिससे कि इथेनॉल बनना है। अब इथेनॉल प्रोडक्शन आप जानते ही हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में, कि मैक्सिमम यहाँ पर इनकी मैक्सिमम परसेंटेज 13% के आसपास होती है। 13% पर पहुंचते ही ऑटोमेटिकली उस कंसंट्रेशन में ईस्ट ही मरना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए मैक्सिमम ये जितने भी ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं जैसे टोडी हैं, उसमें मैक्सिमम अल्कोहल की परसेंटेज 12-13% के एक्सीड नहीं हो सकती, वहीं तक ही है। अब कैसे हम इनकी परसेंटेज को, अब क्योंकि इन सभी वाइन और बियर ये तो बिना डिस्टिलेशन के डेवलप होती हैं, देखिए ये दिया हुआ है यहाँ प्रोसेस है, ये आपका विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस की जाती हैं वाइन और बियर। इसलिए इनके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो अराउंड इसके होती है 13% के अराउंड। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की, तो फिर वहां परसेंटेज आपकी मन चाहिए जितना आप बनाना चाहे, जैसे लगभग 50 के आसपास, 54 58 के आसपास इनके अंदर होती है विस्की, ब्रांडी, रम। और ये डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन क्या है, उसमें जितना भी वाटर है उसको इवेपोरेट कर देना, और जो कंसंट्रेशन है फिर सीधी सी बात है इथेनॉल की बढ़ जाएगी, तो उसको हम, तो इस बेसिस पर ये दो कैटेगरी में बढ़ गए। वाइन और बियर हो गए नॉन डिस्टिल्ड प्रोडक्ट, और जो आपके ब्रांडी ये हैं ये हो गए जी आपके डिस्टिल्ड प्रोडक्ट। और इनके अंदर परसेंटेज लगभग 50% या उससे अबव होता है, इसमें परसेंटेज लगभग 13% के आसपास रहती है। तो इस तरीके से ये फर्मेंटेड बेवरेजेस के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको आपको तैयार रखना है। देखिए ये आपको पूरा नोट्स फॉर्म में भी, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, नॉन डिस्टिल्ड वाइन बियर हो गए, इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम होती है और इनके अंदर ज्यादा होती है। डिस्टिल्ड विस्की, वोदगा, रम, स्कॉच, ब्रांडी, ये अलग अलग इसके टाइप्स हो गए, जो आपको अलग अलग तरीके से डिस्टिलेशन के बेसिस पर डेवलप किए जाते हैं। तो अगेन दैट कैन गिव्स यू 1 मार्क क्वेश्चन, तो इसलिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब हम
चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन है जी आपका, नेक्स्ट सेक्शन इज एंटीबायोटिक्स. एंटी मीन्स एंटी मीन्स होता है अपोजिट, अगेंस्ट. अगेंस्ट किसके हैं ये? अगेंस्ट हैं ये किसकी लाइफ के? माइक्रोब्स की लाइफ के. और हमें प्रो लाइफ है, हमारे लिए, हमारे जीवन को आसान बनाने में हेल्प करते हैं, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं. एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th century and gave greatly contributed towards the welfare of human society. अब यहां पर जो मैंने बात बताई वही सेम ये कह रहे हैं कि एंटी इज अ ग्रीक वर्ड मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ, टुगेदर अगेंस्ट द लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब. तो उसकी लाइफ के तो ये अगेंस्ट है, वेयर एज रेफरेंस टू द ह्यूमन बींग्स दे आर प्रो लाइफ, हमारी लाइफ के तरफ है, हमें हमारी लाइफ को प्रोड्यूस करने में, हमारी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं. अब ये भी एक बाई चांस डिस्कवरी है. हुआ क्या था कि फ्लेमिंग्स जो थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्ट्रेप्टोकोकी बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहे थे. वंस ऑब्जर्व अ मोल्ड ग्रोइंग वन ऑफ हिज अनवास्ड कल्चर. एक कल्चर प्लेट के ऊपर जो उन्होंने साफ नहीं की थी, उसके ऊपर जो स्टेफाइलोकोकी था उसमें ग्रो नहीं हो पाया. तो उन्होंने देखा कि भाई ऐसा क्यों हुआ. ही फाउंड आउट दैट इट वाज ड्यू टू केमिकल दैट वाज प्रोड्यूस्ड. ये केमिकल की वजह से था. जो केमिकल क्या हुआ? दैट इज ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ अ मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम. और इस तरीके से पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की शुरुआत हुई, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम ने पेनिसिलिन नाम के सब्सटेंस को रिलीज किया, केमिकल को रिलीज किया, जिसकी वजह से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट हो गई. अब यहां आप ध्यान रखिएगा, एंटीबायोटिक्स दो तरीके की होती हैं. एक होती है, एक को कहते हैं हम स्टैटिक, दैट इनहिबिट ग्रोथ, जो माइक्रोब की ग्रोथ को इनहिबिट करती है. और एक होती है सिडल, दैट किल्स माइक्रोब. तो दो तरीके की हो गई, एक जो माइक्रोब को किल कर रहा है और उसको कहते हैं सिडल. तो जैसे बैक्टीरिया के लिए कहें हम, तो उसको कहेंगे बैक्टीरिसिडल. और जो इनहिबिट करेगा ग्रोथ को, बैक्टीरियोस्टैटिक. इसी तरीके से दूसरा होगा आपका फंजीसिडल, फंजीस्टैटिक. ठीक है. तो इस तरीके से अलग अलग एंटीबायोटिक्स दो कैटेगरी में डेवलप होते हैं. बाद में इसका फुल एस्टेब्लिशमेंट किया था अर्नेस्ट चेन एंड होवार्ड फ्लोरे ने. इसीलिए 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज दिया गया था. और इनकी बदौलत ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में घायल सैनिकों के लिए बड़े अच्छा साबित हुआ था, उनकी जान बचाने के लिए. तो दैट्स अबाउट एंटीबायोटिक, जिसको पूरा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है. सो दैट इज द सेशन ऑफ दिस थर्ड, बेसिकली थर्ड टॉपिक हो गया. पहला हमने पढ़ा आपका माइक्रोब्स इन डेली यूज, डोसा, इडली और आपका कर्ड, ये सारी चीजें, चीज. उसके बाद हमने पढ़ा कि किस तरीके से बेवरेजेस में यूज होता है. उसके बाद हमने पढ़ा एंटीबायोटिक्स के बारे में. अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. अब यहां पर भी देखिए कुछ आपको जानकारी दी हुई है. पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक और बहुत सारी अदर माइक्रोब से अब हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज और क्लोराइम फेनिकॉल, देयर
कैनामाइसिन, देर आर सो मैनी विच आर यूजिंग नाउएडेज, जिसकी वजह से डेडली डिजीज जो थी इनकी डिस्कवरी से पहले, जैसे प्लेग, वूफिंग कफ, काली खांसी जिसे हम कहते हैं, डिप्थीरिया, गलघोटू के नाम से जाना जाता है, लेप्रोसी, ठीक है जी, ये इन जैसे बहुत सारे लोग मर चुके थे इनसे पहले, लेकिन आज की तारीख में इनको बचाया जा सकता है इन बीमारियों से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट है न्यू इज केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि क्या क्या चीजें हम इनसे बना सकते हैं। देखिए जी, सिट्रिक एसिड बनाया जाता है एस्परजिलस नाइगर से, दैट्स अ फंजाई, दिस वन, अ फंगस दैट डेवलप्स सिट्रिक एसिड, ये नेचुरली डेवलप करता है। तो अब हम बल्क में सिट्रिक एसिड बनाने का सोर्स यही है इंडस्ट्रीज के अंदर। दूसरा, एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, दैट्स अ बैक्टीरिया, this Acetobacter aceti, that's a bacterium that produces acetic acid. Next है आपका Clostridium butylicum, that is for butyric acid, ये ब्यूटायरिक एसिड बनाने में हमारे काम में आता है। और लैक्टिक एसिड अभी आपने पढ़ा ही था, दैट इज लैक्टोबैसिलस। तो ये चार आपको ध्यान में रखने हैं अलग अलग भाई। एक हो गया सिट्रिक एसिड के लिए एस्परजिलस नाइगर, एक हो गया एसिटोबैक्टर दैट इज फॉर एसिटिक एसिड, अनदर बैक्टीरियम दैट इज क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम दैट इज यूज्ड टू develop butyric acid, and lactobacillus for lactic acid। अल्कोहल की प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसका जो बहुत आता है बोर्ड में, एंड दैट इज लाइपेजेस। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मूलाज। आपकी तारीख में आप बहुत सारे वेनिश, शक्ति, O2 एंड देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट एग्जांपल्स और डिटर्जेंट्स इन द मार्केट, दैट इज ड्यू टू लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? ऑयल्स के ऊपर डेवलप होते हैं, वर्क करते हैं ये, और उसको स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ये हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्ट्रेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन बनाने में और ऑयली स्ट्रेन्स को रिमूव करने में, और उसके पीछे मेथोडोलॉजी क्या है वो भी मैंने आपको बताई। अब यहाँ फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्केट से हम जो जूस लेकर आते हैं वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन घर में हम जो जूस निकालते हैं उनमें पल्प होता है। तो अब ये पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है? देखिए, जितने भी मार्केट वाले होते हैं उनके अंदर प्रोटीएजेस और पेक्टिनेजेस नाम के एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से उस पल्प को क्लैरिफाई कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो घर में होते हैं फ्रूट जूस, उसमें हम ऐसा यूज नहीं करते हैं, उसमें पल्प होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑल दीज आर वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब वीआईपी पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। यही क्वेश्चन में आपसे पूछे जाने, इन्हीं को आपको क्वेश्चन बनाकर फ्रेम किया जाना है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। ये वो सेक्शन है जिसको हम कहते हैं रोक सके तो रोक लो। ये आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में आए। दैट इज ये इस चैप्टर का पहला ऐसा पॉइंट है जिसको श्योरली आप एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। इस पूरे सेक्शन को जो मैं अब रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, इसे अच्छे तरीके से आपको अपने दिमाग में बार बार प्रैक्टिस करके रखना है। देखिए, इन्हें कहते हैं हम तीन, अब हम पढ़ने वाले हैं। एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए, और तीसरा है आपका स्टैटिन्स। दीज आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। दैट्स अ वेरी वीआईपी टर्म, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते क्या है? ऐसे मॉलिक्यूल्स
जो प्रोड्यूस तो हो रहे हैं किसी माइक्रोब के अंदर, लेकिन उन्हें हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए एक्टिव कर रहे हैं हम उन्हें ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हमें बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अगर हमें मीनिंग क्लियर नहीं हुआ तो अब आज की तारीख में हम क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस आर वेरी ट्रिकी, टोटली एप्लीकेशन बेस्ड, सो वी हैव टू फोकस ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इसलिए उसकी वैल्यू तभी समझ में आएगी अगर हम डीपली उसको स्टडी करेंगे। तो पहले हमें यह मतलब पता होना चाहिए कि व्हाट इज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का मतलब ही यही है कि वो बायोलॉजिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस से बन रहा है माइक्रोब में, लेकिन उस माइक्रोब से हम उसको यूटिलाइज करके, उसको एक्सट्रैक्ट करके, प्यूरिफाई करके हम मेडिसिन के तौर पर ह्यूमन में उसको एक्टिव कर रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रोसेसेस को खत्म या इनहिबिट करने में या उसको एनहांस करने में मदद कर रहे हैं। अब जैसे कि इसमें पहला हम देखते हैं, फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये बनाया जा रहा है स्ट्रेप्टोकोकस से। देखो सोर्स सबके याद रखने हैं। अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है, एंड दैट्स अ क्लॉट बस्टर। आपने 11th क्लास में हार्ट वाले चैप्टर में एक डिजीज पढ़ी थी, CAD, यानी कि आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसके अंदर जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी जो ल्यूमेन है उसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल, इनके फैट बॉडीज, कैल्शियम आयंस, कोलेस्ट्रॉल, इनके डिपोजिशन से उसकी ल्यूमेन छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड हार्ट की मसल्स को प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, और जिससे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये क्लॉट बस्टर है, ये उस क्लॉट को रिमूव, नेचुरली रिमूव कर रहा है। तो जिसके लिए तो शुरुआत में देकर दी जाती हैं ये गोलियां, उनसे अगर फायदा मिल जाता है तो ऑपरेशन से बच गया आदमी, हार्ट अटैक से बच गया, बाईपास सर्जरी से बच गया, बलूनिंग से बच गया, एंजियोग्राफी से बच गया, और इन सारी चीजों से उसका नुकसान होने से बन। अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया जाता है इससे, और उस टाइम पर जब तक उसे कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से पहले ही उसने लिपिड प्रोफाइल करा लिया, तो उसको ये टैबलेट दी जाती हैं ताकि उसका हालांकि ये नहीं है कि उसको बाकी प्रिवेंशन भी रखनी है भाई, ऐसी फैट रिलेटेड चीजें कम खानी है, लेकिन फिर भी ये एक वरदान की तरह साबित हुआ है। दूसरा देखिए इसमें, सेकंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। आपने CMI पढ़ा था चैप्टर 8 में। अभी आप देख रहे हैं अलग अलग चैप्टर से रिलेट करे जा सकते हैं, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इनको किसी दूसरी वैल्यू से रिलेट किया जा सकता है, इसलिए इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। अब जैसे ये इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट, सप्रेसिव एजेंट की तरह जितने भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के केसेस हैं, जो रेसिपिएंट है जिसने एक ऑर्गन किसी डोनर से लिया है, उसको तमाम जिंदगी अपने CMI को, यानी कि रेसिपिएंट को के अंदर जो उसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, जो टी लिम्फोसाइट्स डेवलप करती हैं, उसको सप्रेस करना पड़ता है। अदरवाइज उस यानी कि उसके खुद का शरीर का सिस्टम, यानी कि रेसिपिएंट के शरीर का सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, CMI रेस्पॉन्स देगा, और वो उसे विदेशी मानेगा, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और उसके ऊपर अटैक कर देगा, और रिजेक्शन बोलते हैं इसे हम। तो वो रिजेक्शन ना हो इसलिए तमाम जिंदगी उसको साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाएगा, जो कि ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से बनाया जाता है, लेकिन प्यूरिफाई करके उसको टैबलेट्स के तौर पर, कैप्सूल्स के तौर पर दिया जाता है ऐसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट्स को, ताकि उनके अंदर उसके रिजेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाए और वो हेल्दी लाइफ जी सके। तो ये सेकंड था। थर्ड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल इज ईस्ट से डेवलप किया जाता है, मोनास्कस परपूरियस से, एंड दैट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स दैट इज लोअरिंग ब्लड
कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। ये ऑटोमेटिकली इनहिबिट करता है उन एंजाइम्स को जो कि कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं, उनके साथ कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपने 11th क्लास में पढ़ा था बायोमोलिक्यूल्स में। देखिए ये वहां से जोड़ा जा सकता है। तो अब यही इसी को ही कह रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, नया कुछ नहीं है। आपको जो दिया गया है उसी को ही डिफरेंट स्टाइल से पूछेगा, कनेक्टिविटी के साथ आपको कनेक्ट कराने की कोशिश की जाएगी कि बच्चा कितना जानता है, आप उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं पढ़ाई को, आप रट रहे हैं या समझ रहे हैं। तो अब रटने का कॉलम बिल्कुल खत्म है बच्चों, पूरी तरीके से समझने पर ध्यान है। मैंने 3 अलग अलग चैप्टर जो आप दूसरी क्लास में पढ़ चुके हैं उसके साथ से मैंने रिलेट किया। देखिए स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट बस्टर वाला, ये आपका मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी कि जो 11th क्लास में आपने बायोलॉजी में पढ़ा था चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स, उसके साथ रिलेट किया जा सकता है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट आपने इसी में ह्यूमन डिजीजेज में पढ़ा है, तो उस चैप्टर के साथ कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था चैप्टर 9 क्लास 11th, उसके साथ ये जोड़ा जा सकता है। तो दीज आर द 3 एग्जांपल्स ऑफ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये 100% आपको एग्जाम में मिलेगा, ये हर बार किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ रहा है, इसलिए आपको बहुत वैल्यू देनी है इस सेक्शन को। तो बच्चों आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। और अब हम बड़े इंपॉर्टेंट, फिर ये क्वेश्चन फिर ऐसा है इसको कोई आने से एग्जाम में नहीं रोक सकता, या तो ये 3 नंबर में या 5, आपका 5 नंबर में भी मिल सकता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, और केस बेस्ड क्वेश्चन के तौर पर भी ये मिल सकता है। ये ज्यादातर पिछले 2-3 साल से 4 साल से लगातार किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ रहा है, इसलिए बिल्कुल भी इसे नेग्लेक्ट ना करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। डेफिनेटली दिस यू विल फाउंड इन योर कमिंग एग्जाम। ये बोर्ड में मुझे पूरा विश्वास है 100% मिलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और इसे अर्बन वेस्ट वाटर भी कहते हैं। तो इसको अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मैं आपको एक बड़े अच्छे नोट्स के साथ हम इसको करेंगे, ये हमारे लिए और आसान हो जाएगा। देखिए ये आ गया, अभी इसका पूरा फ्लो चार्ट भी है हमारे पास, तो इसको दोनों तरीके से डील करेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, इसमें आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इसको हम लेकर चलते हैं, शुरुआत करते हैं बच्चों। बड़े ध्यान से इसको समझना है क्योंकि इसकी बहुत जबरदस्त वैल्यू है, इसके पूरे पूरे चांसेस मुझे लग रहे हैं कि ये एग्जाम में आपको इस साल 100% मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 साल से किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आ रहा है। देखिए अब, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। ज्यादातर इसका क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है। अब ह्यूमन एक्सक्रीटा आप जानते ही हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है भाई? ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गया आपका टॉयलेटरी वेस्ट, और ये अच्छे तरीके से आप जानते हैं, समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जनरली इसको क्या किया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है, वाटर बॉडीज में, नदी में, तालाब में, रिवर में, जो भी जिस भी जगह के आसपास हुआ उसके अंदर इसको छोड़ दिया। अब आप जानते हैं टेक्निकली दैट इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज कॉजिंग हो सकते हैं। तो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, तो हम इन्हें खुद दावत दे रहे हैं कि आइए हमें बीमार करिए। तो हम इन सब चीजों को रोकने के लिए इनका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। देखिए म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, दैट इज नेम्ड एज सीवेज। और इस सीवेज को दूसरे नाम से भी जानते हैं भैया, ये भी ध्यान रखिएगा, दैट इज आल्सो नेम्ड एज अर्बन वेस्ट वाटर, क्योंकि
कुछ इस तरीके से चेंज करके आपको टॉगल किया जा सकता है। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स। अब ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीवेज। सीवेज के अंदर दो मेन हमारे लिए दिक्कत की चीजें हैं, और वो पहला है ऑर्गेनिक मैटर और दूसरा है माइक्रोब्स। अब इसको जिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं, दैट इज नेम्ड एज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और उसी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हम बात करने वाले हैं। और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चों। लेट्स मूव टू दिस। अब इसको हम शुरू करते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अब इसके अंदर चार सेक्शन में हम इसको बांटेंगे। अब वो आप इसी तरीके से नोट्स बनाइएगा, देखिए ये लाजवाब हो जाएगा आपके लिए, और आप बड़े आसानी से इसके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ये बड़ा काम में आने वाला है आपके। इस तरीके से देखिए जी, इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन सेकंड इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, थर्ड इज सेटलिंग टैंक में ले जाते हैं हम इसे, और फोर्थ इज एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ले जाते हैं। तो ये चार मेन पॉइंट्स हैं इसके जो आपको ध्यान में रखना है। पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसको ही हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, तीसरा हो गया सेटलिंग टैंक के अंदर पहुंचा देते हैं फिर इसे हम, और चौथा हो गया एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो एक तरीके से ये इसके चार स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने, जिनके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चलिए एक एक करके इनको वैल्यू देते हैं और समझते हैं। सबसे पहला, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया क्या है? फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है जी, ये इसका मेन एम है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ फर्स्ट स्टेप ऑफ एसटीपी? तो फर्स्ट स्टेप हुआ प्राइमरी ट्रीटमेंट, और उसका मेन एम है क्या? फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। अब ये फिजिकल रिमूवल दो बेसिस पर किया जाता है। वन इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। तो ये हो गया क्राइटेरिया। ऑन व्हाट क्राइटेरिया फिजिकल ट्रीटमेंट इज बेस्ड? तो फिजिकल ट्रीटमेंट इज बेस्ड ऑन टू क्राइटेरिया, टू मेथोडोलॉजी। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। अब फिल्ट्रेशन करा जाता है इस तरीके से कि लगातार सीक्वेंशियली फिल्ट्रेट करते हैं, एक बार नहीं कई बार किया जाता है लगातार सीरीज में। इस इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिस, बहते हुए कूड़े को बार बार सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से अलग किया जाता है। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। इसको इसी तरीके से आपको लिखना है कि बार बार सीक्वेंशियल, लगातार सीक्वेंस, पहले फिल्टर किया गया, फिर रह गया, फिर दोबारा, फिर तिबारा, फिर चौबारा, बार बार करते रहते हैं तब तक कि जब तक कि बहता हुआ कूड़ा हट ना जाए। तो इसका सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन करके फ्लोटिंग डेब्रिस को हटाया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट वन। सेकंड वन क्या करते हैं फिर? अब ग्रिट रह गया। ग्रिट हो गया आपका सॉइल और स्मॉल पेबल्स, जो उसमें छोटे मोटे पत्थर हैं और जो आपका मिट्टी है, जिसे हम टोटल मिलाकर गाद कह देते हैं, ग्रिट, उसको रिमूव किया जाता है, उसको छोड़ देते हैं हम। तो वो नीचे बैठ जाता है हैवी होने की वजह से। ठीक है, ठीक है, हैवी डेंसिटी, डेंसिटी इज मोर, तो जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। अब सारा का सारा सॉइल और उसके छोटे पत्थर नीचे बैठ गए। अब जो लिक्विड ऊपर बचा उसको हम कह रहे हैं, जो ये नीचे बैठ गया, दैट इज प्राइमरी स्लज। जितने भी, तो ये प्राइमरी स्लज क्या है? सेडिमेंटेड
ग्रिट यानी कि सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, और जो सुपरनेटेंट जो ऊपर आ गया दैट इज द इफ्लुएंट, और इस इफ्लुएंट को हम आगे सेकेंड ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं, इसको भेज दिया जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। तो देखिए मेन स्टेप क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इज द फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप की सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, और वो फर्स्ट स्टेप की पहली बात क्या है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट, और प्राइमरी ट्रीटमेंट का एम क्या है? एम है टू रिमूव लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सीवेज। अब इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया दो है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज सेडिमेंटेशन। तो पहले स्टेप में सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, जो बहता हुआ कूड़ा है, फ्लोटिंग डेब्रिस, उसको सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से रिमूव करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम जो ग्रिट होता है, जो गाद होती है, यानी कि जो सॉइल और उसमें जो पत्थर होते हैं, उनको सेडिमेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे वो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से बिल्कुल बॉटम पर इस प्राइमरी ट्रीटमेंट के टैंक में नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं। अब उस सेटल्ड ग्रिट को, यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स को, हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो ऊपर लिक्विड आ गया उसको इफ्लुएंट कहते हैं, और इस इफ्लुएंट को नेक्स्ट लेवल यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो दिस इज फर्स्ट ट्रीटमेंट बच्चों। अब नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें भैया इसका मेन एम है, इसका एम है टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर एंड टू डिक्रीज पीओडी सिग्निफिकेंटली, यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को सिग्निफिकेंट लेवल पर लेकर आना, अनहार्मफुल लेवल पर लेकर आना, और ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस करना। एक ही बात है, वैसे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से ही रिलेट करते हैं। अब ये लार्ज एरेशन टैंक्स हैं, क्या है ये बड़े बड़े बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिन टैंक्स में होता है, उसमें जबरदस्त तरीके से एयर को एंटर कराया जाता है, ये रहा, मैकेनिकली, और इसको एजिटेट किया जाता है कॉन्स्टेंटली। जैसे कि खीर बनाने में हमेशा हलवाई पलटा लगाकर उसको चलाता रहता है ताकि वो लगे नहीं, उस जल ना जाए नीचे बॉटम से। ऐसे ही यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए कि एयर बराबर इस टैंक के हर हिस्से को पहुंचे, इसके लिए क्या किया जाता है? इसके लिए जबरदस्त हम उसको मैकेनिकली एजिटेट करते हैं, और जबरदस्त एयर उसके अंदर पंप की जाती है। तो दो मेन, पहला इनका एम क्या है? बीओडी को रिड्यूस करना, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करना, जितना भी आपका इस सीवेज के अंदर है। और दो, इसके लिए मेथड क्या है? मेथड ये है कि भैया लगातार एयर को पंप किया जाता है और मैकेनिकली एजिटेटेड करते हैं ताकि एयर की मिक्सिंग लगातार हो सके। अब एयर क्यों चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई कंटिन्यूअस एयर इज पम्प्ड इनटू इट? दिस इज ड्यू टू विग्रस ग्रोथ ऑफ फ्लॉक्स, ताकि जबरदस्त तरीके से हम फ्लॉक्स, और फ्लॉक्स क्या है? फ्लॉक्स है भैया आपका, व्हाट इज फ्लॉक्स? फ्लॉक्स इज ए एसोसिएशन ऑफ masses of bacteria associated with fungal filaments। इसमें क्या होता है, इस तरीके से फंगल, इसको आप फंगल फिलामेंट्स, और उन फंगल फिलामेंट्स में क्या होते हैं, इस तरीके से बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। तो वायर मैच लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मैच लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट्स, और उसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, मासेस ऑफ बैक्टीरिया, और उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉक्स कहते हैं। और इस ये फ्लॉक्स क्या है? एरोबिक है, जितनी एयर मिलेगी उतना ही ये डेवलप होंगे। अब इनके डेवलपमेंट का फायदा क्या है? ये तो हो गया कि जी इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब नेक्स्ट आता है इनके डेवलपमेंट का फायदा। देखिए जी, वाइल ग्रोइंग,
ग्रो करने के लिए भैया खाना चाहिए। अब खाने के लिए क्या करते हैं, ये माइक्रोब्स जो ऑर्गेनिक मैटर है इफ्लुएंट में उसे डाइजेस्ट करते हैं। तो जितना हम इनको ग्रो कर रहे हैं उतना अपना फायदा कर रहे हैं, सीवेज के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट होने में हेल्प कर रहे हैं। अब जितना डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ऑर्गेनिक मैटर कम होता चला जाएगा और उतना ही पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब यहां पर this significantly reduce the BOD of the effluent। अब BOD क्या होती है, यहां पर दो क्वेश्चन तैयार होते हैं कि व्हाट इज BOD और सेकंड हाउ कैन वी मेजर BOD, जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के। अब BOD होती है भैया ये कि ये पूरा 1 लीटर जो हमने सीवेज लिया, ठीक है, इफ्लुएंट जो है, इसके 1 लीटर में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करने के लिए माइक्रोब्स जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं वो उसकी BOD होगी। अगेन 1 लीटर इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर जितना भी है उसको डाइजेस्ट करने के लिए फ्लॉक्स या माइक्रोब्स जितनी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम BOD कहते हैं। तो यही बात आपको यहां समझा रखी है कि BOD amount of the oxygen that would consumed if all the organic matter in 1 liter of water, ठीक है, वर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया, जितनी वो ऑक्सीजन इसके लिए यूज कर रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अब उसी को द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस, तब तक इसको ट्रीट करते हैं जब तक कि BOD एक सिग्निफिकेंट लेवल पर ना आ जाए। अब यहां पर फिर BOD टेस्ट कैसे कर रहे हैं, by rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water and thus indirectly BOD measure the organic matter। जितनी BOD ज्यादा होगी उतना ही ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। द ग्रेटर इज द BOD ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। अब अगर हम प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को भैया कंपेयर करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट का एम हेडिंग वाइज करेंगे ना, मजा आएगा लिखने में और बढ़िया लगेगा और मार्क्स मिलेंगे। भाई मार्क्स ही तो चाहते हैं और क्या चाहते हैं हम। तो भाई एम क्या हो गया, एम हो गया प्राइमरी ट्रीटमेंट का, क्या है एम, टू रिमूव लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एम टू रिमूव ऑर्गेनिक मैटर और टू डिक्रीज BOD सिग्निफिकेंटली। ठीक है जी। अब उसके लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में, पहला सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। इसी तरीके से इसमें कौन सी टेक्निक अपनाते हैं हम, टू ग्रो फ्लॉक्स विगरसली। और उस विगरस ग्रोथ के लिए क्या चाहिए हमें, हमें एयर चाहिए जबरदस्त पंपिंग के लिए और मैकेनिकली एजिटेशन चाहिए ताकि उसकी मिक्सिंग एयर की चारों तरफ हो सके। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, पहले फ्लोटिंग डेब्रिस को सीक्वेंशियली फिल्ट्रेशन करके रिमूव किया जाता है, उसके बाद ग्रिट यानी कि सॉइल और स्मॉल पेबल्स जो हैं उनको हम छोड़ देते हैं सेडिमेंटेशन के लिए। वो धीरे धीरे नीचे बॉटम में सेटल हो जाते हैं ड्यू टू लार्ज डेंसिटी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और पानी जो इफ्लुएंट है वो ऊपर आ जाता है। उस इफ्लुएंट को अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं और जो आपका नीचे सेडिमेंटेड मिल गया हमें ग्रिट यानी कि सॉइल और पेबल्स, उसको प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब जैसे ही ये अंदर पहुंचा वहां पर पहले से ही विग्रस ग्रोथ है किसकी, फ्लॉक्स की, यानी कि मैश लाइक फिलामेंट ऑफ फंजाई और उसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं और ये एरोबिक माइक्रोब्स हैं। अब ये तुरंत हमला करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर पर। अब जितना भी 1 लीटर इस वाटर में, इस इफ्लुएंट में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन
ले रहे हैं ये माइक्रोब, वही इनकी बीओडी होगी। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन ली जा रही है, तो बीओडी को टेस्ट कैसे करने हैं? रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ए सैंपल ऑफ वाटर। तो सिंपल ये इसका टेस्ट का तरीका हो गया बीओडी का। अब जितनी ज्यादा बीओडी होगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर, उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड सीवेज। ठीक है जी। अब जो इफ्लुएंट यहां से एक बार सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई, उसके बाद इसको हम आगे सेटलिंग टैंक में पास कर देते हैं। अब सेटलिंग टैंक में पास करने के बाद हमारा वहां का एम होता है दो। देखिए जी, पहला एम ये होता है कि जो उसके अंदर हमें अब फ्लॉक्स है, उन फ्लॉक्स को हम सेडिमेंटेशन के लिए अलाउ करते हैं। तो जो सारा का सारा वो नीचे सेटल हो जाता है, और जो उसका ऊपर का हिस्सा है, ठीक है जी, यानी कि इफ्लुएंट जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा उसका। तो जो सेटल्ड है उसको कहते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। और उस एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा तो हम वापस भेज देते हैं आपका इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, और बाकी हम नेक्स्ट लेवल यानी कि एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं। देखिए यहां पर यही है, फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट, दिस सेडिमेंट आर कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। अब इसका स्मॉल पार्ट ऑफ दिस एक्टिवेटेड स्लज पम्प्ड बैक इनटू एरेशन टैंक, जो इनोकुलम और स्टार्टर की तरह सर्व करता है। भाई पहले से इसमें कुछ ना कुछ तो, अब सारा तो हमने अगले में पहुंचा दिया, अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए उसकी साइकिल तो लगातार चलती रहेगी। उसके लिए भी तो सेट इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में पहले से कुछ ना कुछ होना चाहिए, जब भी तो ग्रोथ करेंगे। तो स्टार्टर और इनोकुलम के बेसिस पर उसको भेज दिया जाता है, और जो बचा है रिमेनिंग पार्ट, उसको नेक्स्ट लेवल यानी कि एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम इसको भेज देते हैं। तो ये हुआ तीसरा पॉइंट जो सेटलिंग टैंक में काम है। तो सेटलिंग टैंक का एम है टू सेडिमेंट फ्लॉक्स, और सेडिमेंटेशन करने के बाद जो फ्लॉक की सेडिमेंटेशन हमें मिली, जो सेटल्ड हो गया बॉटम में, उस सेटलिंग टैंक की बॉटम में, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज का कुछ हिस्सा हम इनोकुलम या स्टार्टर के तौर पर वापस भेज देते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के एरेशन टैंक्स में लार्ज में, ताकि उसका कुछ ना मतलब उसको ग्रोथ करके वापस फ्लॉक्स को डेवलप किया जा सके। और रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट सेक्शन में भेज देते हैं, जिसे हम कहते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनोजेंस। वो मिथेनोबैक्टीरियम इन फ्लॉक्स को डाइजेस्ट करते हैं और उनको बायोगैस में बदल देते हैं, मीथेन, H2S और CO2। और यही बायोगैस हम लाइटनिंग या कुकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अब फाइनली जो बचेगा उसको आप सीधा वाटर बॉडीज में डाल सकते हैं उस लिक्विड को, क्योंकि उसका अब इफ्लुएंट का कोई भी नुकसान, मतलब कि मिनिमाइज हो गया नुकसान। अब ये कहें कि पूरी तरीके से नहीं है, तो नुकसान मिनिमाइज हो गया। तो इस तरीके से ये 4 स्टेप में आप लिखें, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू, और ये बहुत काम में आने वाला क्वेश्चन है भाई आपका। देखिए उसी चीज को अब यहां इन्होंने लिखा है कि वंस बीओडी ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द effluent is then passed into a settling tank where bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank as inoculum and remaining next step के लिए भेज दिया जाता है लार्ज टैंक्स में, जिसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स होते हैं। इनके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो इन बैक्टीरिया और फंजाई जो फ्लॉक्स के अंदर हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं और बायोगैस का मिक्सचर बनाते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे बायोगैस के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज किया जाता है। और फिर जो भी ये इफ्लुएंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बचा, यानी कि फाइनली फ्रॉम दिस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर दैट इज रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज फॉर इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, और जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से
ये एरियल व्यू भी आपको इसमें एक दिखाया हुआ है। ये एक आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पूरा तरीका दिखा रहे हैं इसमें, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो ये और दिखा रखा है आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का आज की तारीख में। इसी तरीके से गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये सारे प्लान्स भी वर्कआउट कर रहे हैं, चल रहे हैं ये भी, ताकि करोड़ों रुपया अरबों रुपया इनमें खर्च किया जा रहा है ताकि इनको साफ सफाई की जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज बायोगैस प्लांट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का बच्चों, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब इसको हम डील करते हैं, समझते हैं, ये भी आपके बड़ा काम में आने वाला है। तो माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, देखिए जी, बायोगैस बेसिकली क्या है, एक मिक्सचर है। मिक्सचर किस किस का है? मिक्सचर है ये आपका मीथेन प्रीडोमिनेंटली उसके अंदर होता है, और उसका हमारे पास एक तरीका है आप सभी जानते हैं, और वो तरीका क्या है? अगेन दैट्स अ माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस है जो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आप किस तरीके का, आप देखिए यहां पर दो बड़े इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं आपके। पहला तो ये कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसियस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि टाइप ऑफ गैस, के कौन सी गैस बन रही है, डिपेंड्स ऑन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। तो ये दो इंपॉर्टेंट, एक तो एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म अलग अलग माइक्रोब्स बनाते हैं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करते हैं कि किस कौन सा मेटाबॉलिक, कौन सा माइक्रोब है और कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए यूज कर रहा है। अब जैसे कि इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि अभी यहां पर भी हम ये बायोगैस में भी अभी हम यूज करेंगे। अभी हमने पढ़ा एसटीपी और अब हम पढ़ रहे हैं बायोगैस। तो अब इनमें देखिए एसटीपी पर में हम ऑर्गेनिक मैटर को यूज किया, ऑर्गेनिक मैटर। यहां पर हम यूज करेंगे सेल्यूलोज को। माइक्रोब दोनों में सेम है, मिथेनोजन। यहां पर भी है मिथेनोजन, यहां पर भी मिथेनोजन है, लेकिन इसमें बनता है CO2, H2S और मीथेन CH4। यहां पर भी CO2 और CH4 कॉमन है, लेकिन यहां बनेगा हाइड्रोजन। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों प्रोसेसेस में, दोनों में ही बायोगैस बन रही है, दोनों प्रोसेस में ही बायोगैस बन रही है। सिमिलैरिटी यह है, दोनों में ही बायोगैस के प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स CH4 है, CO2 कॉमन है, लेकिन जो हमारा एसटीपी वाला है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, और जो हम ये बायोगैस का पढ़ेंगे इसमें हाइड्रोजन बनती है। तो यही छोटी छोटी चीजें आज की तारीख में, इनको ही नाम दिया जा रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, और इन्हीं को ही नई वैल्यू दी जा रही है, और बच्चा इसी में ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगर हम उसको उस वैल्यू के साथ पढ़ेंगे तो हमारी परेशानी मिनिमाइज हो जाएगी, हमें किसी तरीके की कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो इन्हीं चीजों पर हमें ध्यान देना है बच्चों। देखिए अब यहां पर आप स्पेशली देख सकते हैं मीथेन, CO2 और हाइड्रोजन बन रहा है। वहां अभी मैंने आपको मार्क कराया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड बनी थी। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है बेसिकली, इसके अंदर होता है मिथेनोबैक्टीरियम। होता क्या है, जितनी भी गाय भैंस बकरी, जिन्हें हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, इनके पेट चार हिस्सों में बटा हुआ होता है और उसमें एक पार्ट होता है र्यूमेन। अब र्यूमेन में ये क्या करते हैं,
पहले एक बार चारा खा लिया, उसको पार्शली डाइजेस्ट करके ये र्यूमेन में भेज देते हैं। वहां पर ये मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं और उसको फिर ये और डाइजेस्ट करते हैं, फिर ये वापस उसको सेमी डाइजेस्ट फूड को बाहर लेकर आते हैं, जिसे कड कहते हैं, CUD। और ये फिर जुगाली करते हैं उसकी, बहुत आपने देखा होगा, सफेद सफेद झाग निकलते रहते हैं और उसको चबाते रहते हैं ये, फिर उसको वापस भेजते हैं। तो इस तरीके से इनके उस ह्यूमन सेक्शन में, उस स्टमक के पार्ट में ये आपके मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं जो उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो यही पूरा आपको यहां पर दिया हुआ है ह्यूमन के अंदर। और इसीलिए जो डंग यानी कि जो ये गोबर पास करते हैं एक्सक्रीटा के तौर पर, उसमें भी आपका सेल्यूलोज होता है और मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं, और दोनों ही हमारे लिए बायोगैस के बड़े अच्छे सोर्स हैं। सेल्यूलोज सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है और मिथेनोबैक्टीरियम उस सबस्ट्रेट के ऊपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू उसको डाइजेस्ट करता है, जिसके थ्रू ये CH4 मीथेन यानी कि और CO2 और हाइड्रोजन गैस यानी कि मिक्सचर ऑफ बायोगैस प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हम गोबर के अलावा किसी और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ना तो मिथेनोबैक्टीरियम होंगे और ना ही सेल्यूलोज होगा, क्योंकि ये दोनों चीज हमें लार्ज अमाउंट में चाहिए। यही हमारा बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट है बायोगैस प्लांट की। नेक्स्ट चलते हैं जी, अब देखिए आगे की तरफ। अब ये एक बायोगैस प्लांट आपको दिखा रखा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, तो अब इसको फोकस करते हैं और समझते हैं। देखिए, देखिए बच्चों, अब इसमें आप देख रहे हैं, एक तरफ से हम डंग और वाटर यानी कि स्लरी ऐड करते हैं और इसे कहते हैं इनलेट। यहां से ये डाला जा रहा है और इसका कनेक्शन इस बड़े 10 से 15 फीट एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसको डाइजेस्टर कहते हैं, जिसके अंदर मिथेनोबैक्टीरियम इसके अंदर जो है और साथ के साथ सेल्यूलोज उसको डाइजेस्ट करेंगे और बायोगैस को प्रोड्यूस करेंगे। इसके ऊपर एक गैस होल्डर होता है। अब जैसे जैसे डाइजेशन होगा ये गैसेस निकलेंगी, यानी कि आपका CH4, CO2 और H2, और ये जैसे जैसे गैस बनेंगी तो ये गैस होल्डर ऊपर की तरफ होगा और ये गैसेस इस पाइप के थ्रू पूरे गांव में बांट दी जाएंगी या उस पर्टिकुलर रीजन में, और वहां पर ये कुकिंग और लाइटनिंग में अलग अलग तरीके से लाइटिंग में यूज हो सकते हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पर। अब जैसे जैसे ये फुल्ली जहां से आपका कंप्लीटली डाइजेस्टेड स्लरी और ये पहुंच जाएगी, जिसे अब हम कहते हैं स्पेंट स्लरी और स्लज, दैट इज स्पेंट स्लरी। ये यहां से ये कहलाएगा आउटलेट, ये यहां पर जमा हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि यहां पर एक स्पेशली एक फ्लोटिंग कवर होता है इसके ऊपर, दैट इज फ्लोटिंग कवर। अब ये फ्लोटिंग कवर हमें ये बताता है कि लगातार ये ऊपर नीचे होता रहेगा, तो इसका मतलब ये है कि अंदर डाइजेशन चल रहा है और अभी और स्लरी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये आपका टॉगल होना या अप एंड डाउन होना बंद कर दे, तो इसका मतलब डाइजेशन हो चुका है, अब और स्लरी डालने की जरूरत है। तो ये फ्लोटिंग कवर की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है। अब ये स्पेंट स्लरी, जिसे हम स्लज भी कहते हैं, ये मैन्योर के तौर पर खेतों में डाल दिया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं, वेस्ट से हमने एनर्जी जनरेट करी और फिर जो उसका वेस्ट बचा उसको फिर हमने खाद के तौर पर डाल दिया। तो ये खेतों में डाल दिया, तो ये इसका एडवांटेज है और यही जबरदस्त इसकी वैल्यू है। इसीलिए इन दो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, एक तो KVIC और एक आपका IARI, इन दो संस्थाओं ने इस बायोगैस प्लांट को सबसे पहले इंडिया में स्टार्ट किया और इस तरीके से अब आज की तारीख में, अब ये बेसिकली भाई देखो, कैटल डंग जो है
ये रूरल एरियाज में ही यूज किया जाता है, क्योंकि वहां गाय भैंस पालते हैं लोग, इसलिए वहां पर इसका ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बायोगैस प्लांट्स वहीं पर बने जाते हैं। अर्बन एरियाज में इसीलिए इनका महत्व कम है, इनकी इंपॉर्टेंस कम है, क्योंकि वहां पर हमें गोबर नहीं मिलेगा, इस कैटल डंग नहीं मिलेगा, इसीलिए वहां पर ये कम पाए जाते हैं। तो ये इसकी हो गई एक डिसएडवांटेज। तो इसी तरीके के क्वेश्चन, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन या इसका लॉजिक, ये सारी चीजें ये आपसे पूछी जाएंगी। जो अभी हमने डिस्कस किया, एक एक बात मैंने आपको बताई, और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दैट इज बायोगैस प्लांट। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों आगे, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, एंड दैट इज माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का। अब इसमें आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। देखिए भाई, सबसे पहला आता है कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तब सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज की गई थी ये, कि हमारा निश्चित तौर पर प्रोडक्शन तिगुना हो गया था, बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन यहां पर यूज किए गए थे फर्टिलाइजर्स, यूज किए गए थे आपका पेस्टिसाइड्स, यूज किए गए थे फंजीसाइड्स, यूज किए गए थे। अब इन सब का एक्सेस यूज हमारे लिए आज का सिरदर्द बना हुआ है। अब वो एक्सेस यूज से डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस, पहला डिसएडवांटेज है आपका एक्सेस यूज से आपका पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, पोर्टेबल वाटर ड्रिंकिंग वाटर, उसके अंदर कंटेमिनेशन हो रहा है। फूड चेन इम्बैलेंस हो रही है। बायोमैग्निफिकेशन हो रहा है। यूट्रोफिकेशन हो रहा है। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं, कोई भी नई चीज नहीं है भाई। पोर्टेबल वाटर में आप देख रहे हैं कि ये आप TDS आए दिन सुनते हैं, तो इसीलिए घरों में RO की जरूरत बढ़ती चली जा रही है। फूड चेन डिस्टर्ब, अब ये किस तरीके से हो रही है? मान लीजिए पेस्टिसाइड छिड़का गया, तो पेस्टिसाइड तो केवल उसी पेस्ट को मारेगा ना जिसके लिए हमने छिड़का, नहीं, वो उससे मिलते जुलते सभी को निपटा देगा। अब जब वो मर गए, तो सीधी सी बात है, उनके ऊपर जो भी प्रेडेटर उनको खाने वाले हैं, वो भूखों मर जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बायोमैग्निफिकेशन इन हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इन केमिकल्स का धीरे धीरे फूड चेन के थ्रू, आपने 10th क्लास में पढ़ा था, हायर लेवल तक पहुंचना, यानी कि ह्यूमन तक पहुंचना फूड चेन के थ्रू, दैट इज कंसंट्रेशन इनकी बढ़ती चली जाती है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। उसके बाद फिर यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन होता है जहां भी फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स बढ़ेंगे, उसमें एल्गल ब्लूम बढ़ता चला जाएगा, और वाटर बॉडी सब कंटेमिनेटेड हो जाएंगी, जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज ड्यू टू यूट्रोफिकेशन। अब एक्सेस साल्ट कंसंट्रेशन, और उसकी वजह से ये सेकेंडरी चीज डेवलप हो जाती है। और भैया एयर, वाटर एंड सॉइल पॉल्यूशन। अब एक तरीके से हम एक चीज का तो फायदा कर रहे हैं, हमने ग्रोथ बढ़ा ली, लेकिन आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच, पांच नुकसान, 5 गुना नुकसान हो रहा है हमें, फायदा एक नुकसान पांच। तो भैया इसलिए ये प्रैक्टिस अब धीरे धीरे हमारे लिए एक सरदर्द बनती चली जा रही है। इसलिए हमें कुछ और सोचने की जरूरत है, और वो और सोच है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी अप्रोच है जिसमें हम चेक्स एंड बैलेंसेस का यूज करते हैं। हम बहुत सारे ऐसी देख रेख रखते हैं जिससे कि हम पेस्ट को नहीं मिटा रहे, पेस्ट के चारों तरफ ऐसी कंडीशन पैदा कर रहे हैं कि वो खुद ब खुद वहां से भाग खड़ा हो, वो वहां से चला जाए, उसको बेहतर एनवायरनमेंट हम नहीं दे रहे। तो इसको कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम कोशिश इस तरीके से कर रहे हैं कि पेस्ट को हमारे
जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है उसको भी नुकसान ना हो, और साथ की साथ हमारा इकोसिस्टम से भी कोई नुकसान ना हो, और साथ की साथ हमारा मेंटेनेंस भी रहे, हमारी पौष्टिकता फसलों की बनी रहे, वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर रहे, इकोसिस्टम का बेहतरीन तरीके से मैनेज करें हम उसको। हम उनको किल नहीं कर रहे केमिकल से, हम उनके सामने ऐसी कंडीशन डेवलप कर रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली जिनको उनको अनफेवरेबल लगे और वो वहां से चले जाएं। तो दैट इज द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब इसमें आगे की और बात को समझते हैं। अब देखिए, एक तरफ तो हम कॉन्ट्रारी टू कन्वेंशनल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स इनडिस्क्रिमिनेटली हम मार रहे हैं, जान मतलब कि ऐसी भी चीजें इनने के लिए तो हम स्प्रे कर रहे हैं एक तरीके के पेस्ट को, और उससे रिलेटेड बहुत सारे और पेस्ट मर रहे हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच क्या है कि हम अंडरस्टैंडिंग देखें कि भाई जितने जो वेब्स वेब्स मतलब फूड वेब्स की बात हो रही है बिटवीन माइरिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहां के फ्लोरा फोना को भी, यानी कि फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मीन्स एनिमल, उनको भी नुकसान ना हो। ऑर्गेनिक फार्मर क्या करते हैं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी बनाते हैं कि हमें पेस्ट को मारना नहीं है, पेस्ट के चारों तरफ अनडिजायरेबल कंडीशन डेवलप करनी है जिससे कि वो प्रीडेटरी और पैरासाइटिक इंसेक्ट्स वहां से इंसेक्ट्स भाग जाएं, और जो उनके प्रीडेटर हैं उनको खाने वाले जो हैं उनका भी नुकसान ना हो, फूड चेन भी इम्बैलेंस ना हो। अब इसके लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक प्रायर नॉलेज, एक होमवर्क करना पड़ेगा। और वो होमवर्क क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल अप्रोच, फार्मिंग अप्रोच इज टू बिकम फेमिलियर विद द वेरियस फॉर्म्स ऑफ द, कि वो इनहिबिट कैसे करते हैं फील्ड में, प्रीडेटर्स कौन है उनके, पेस्ट कौन है, उनकी लाइफ साइकिल्स, उनके पैटर्न्स ऑफ फीडिंग, क्या चीज खा रहे हैं, उनका हैबिटेट। तो ये सब प्री रिक्विसाइट है जिसके बेसिस पर हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमें काम करना है और इस तरीके से हम अप्रोच रखेंगे उनको भगाने की। अब ये सेम वही है बीटी कॉटन जो आप पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा हमने, ऑलरेडी वन शॉट में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनका क्या होता है, इनमें बेसिकली हम पानी के अंदर शैशे आते हैं जिनमें इनके ड्राइड स्पोर्स होते हैं, उनको हम पानी में बाल्टी में घोल दिया और उसका स्प्रे कर दिया। अब जितने भी आपके जैसे वल्नरेबल प्लांट्स हो गए, जैसे ब्रेसिका हो गई, सरसों, फ्रूट ट्रीज हो गए, उनके ऊपर इंसेक्ट्स जो भी खाते हैं उनके लार्वे, उनकी गट में क्या पहुंच जाएगा, ये टॉक्सिन, और लार्वे जो हैं किल्ड हो जाएंगे। वो सेम तरीके से उन मिडगट से चिपक जाएंगे, एल्कलाइन एटमॉस्फेयर उस प्रोटॉक्सिन को इन्फेक्टेड टॉक्सिन में बदल देगा, इन एक्टिव टॉक्सिन में, और वो उनकी मिडगट से चिपक जाएगा, पहले घाव करेगा और फिर पोर्स डेवलप होंगे और वो मर जाएंगे। और इस तरीके से हम उनसे रखवाली कर सकते हैं। बीटी कॉटन उसका एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छे तरीके से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए जी, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जो ब्लैक और रेड कलर की मार्किंग वाले बीटल्स होते हैं वो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज को भगाने के काम में आते हैं। ठीक है, लेडी बर्ड्स और आर यूजफुल, ये किसको, एफिड्स को और मॉस्किटोस को भगाने के काम में आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ये एक और, ये सब वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, रूट सिस्टम को, मैनेजमेंट को बेहतरीन बनाने के लिए ईश्वर ने ही हमें ये वरदान दिया है, और उसको हमने अपने फायदे के लिए अब खोज लिया है जिसका हम यूज कर सकते हैं। और ये क्या है, ट्राइकोडर्मा डिफरेंट स्पीसीज, ये फंजाई है, ट्राइकोडर्मा जीनस, जिसको जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के काम में आएंगे पैथोजेंस के, क्योंकि ये रूट सिस्टम को मजबूती से, रूट इकोसिस्टम जो होता है प्लांट्स का, उसके अंदर किसी भी माइक्रोब को डेवलप होने से रोकते हैं, चेक करते हैं। तो ये फ्री लिविंग फंजाई है जो इस तरीके से हमारे रूट सिस्टम को मेंटेन कर सकता है प्लांट्स के। अब जब रूट्स बढ़िया रहेंगी तो ऑटोमेटिकली प्लांट बढ़िया तरीके से ग्रोथ करेगा। नेक्स्ट है जी, ये बहुत आता है, बकुलो वायरसेस। बकुलो वायरसेस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस जीनस का मेंबर है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है
जो कि क्या करता है, अटैक करता है ये वायरस किसके ऊपर, ये भी एक ग्रुप पढ़ लिया आपने। और तीन ग्रुप वायरसेस के अलग पड़े थे, एक ये और हो गया बकुलो वायरसेस। ये अटैक करता है इंसेक्ट्स पर और आर्थ्रोपोड्स पर। अब इसकी खासियत क्या है, देखिए एक तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक है कि एक निश्चित स्पीसीज पर ही अटैक करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसिडल एप्लीकेशन है, मतलब उन्हीं इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करेगा, स्पीसीज स्पेसिफिक के साथ साथ। साथ के साथ भैया ये आपका कोई नेगेटिव इंपैक्ट प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, बर्ड्स पर, फिशेस पर और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पर नहीं होता। इसलिए अब आप समझ सकते हैं कितना जबरदस्त ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट हमें मिल जाएगा, और किसी भी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को ट्रीट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि पहले ही ये टारगेट ओरिएंटेड है, ये उसी पर अटैक करेगा जिस पर हम चाह रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा सर दर्द कम हो गया, इससे बढ़िया चीज और क्या चाहिए। तो ये हमारे लिए फायदे की चीज हो गई। अब ये लास्ट टॉपिक दैट इज बायो फर्टिलाइजर्स। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं, जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर डेवलप हो जाता है उनकी रूट में, और डायरेक्टली अमोनिया नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है। अब ये वो क्लोज एसोसिएशन के साथ रह रहे हैं जितने भी आपके लेग्यूम प्लांट्स हैं, उनकी जड़ों में एक गांठ की तौर पर, नोड्यूल की तौर पर पाया जाता है। अब दोनों, इसको हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। बदले में उन्हें क्या मिलता है, उन्हें नाइट अमोनिया मिल जाती है और उनको रहने की जगह राइजोबियम को और खाना पीना मिल जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हम फर्टिलाइजर्स में पढ़ेंगे। अब जैसे कि देखिए माइकोराइजा आपने एक पढ़ा है, कोरोलॉइड रूट्स आपने पढ़ा है, ये सब माइकोराइजा क्या है, पाइनस रूट्स और आपका फंजाई का एसोसिएशन है। और जो आपका साइकस रूट्स और ना साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन है, उसे कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं। सब नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में बदल रहे हैं, नाइट्रोजनस कंटेंट को प्लांट में पास कर रहे हैं और उनको रहने की जगह मिल रही है। इसी तरीके से कुछ फ्री लिविंग होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं और बिना एसोसिएशन के भी ये काम करते हैं, जैसे एजोस्पाइरलम हो गया, एजोबैक्टर हो गया। अब ये माइकोराइजा वाली बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोमस के मेंबर हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैल्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आता है ये, तो ये उसी हिसाब से आपको भैया ध्यान भी रखना है। ये बहुत एक्स्ट्रा फायदे भी देता है। ये एक तो ग्लोमस जीनस का मेंबर, माइकोराइजा एसोसिएशन को कहते हैं, एब्जॉर्ब करता है फास्फोरस को, ठीक है जी, फ्रॉम द सॉइल पासिस टू द प्लांट। पहला पहला पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्लोज एसोसिएशन, इनका जो रूट बॉर्न पैथोजन से उनसे रेजिस्टेंस देता है, ड्रॉट और सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस देता है, और ओवरऑल इंक्रीज करता है प्लांट की ग्रोथ को। इसी तरीके से जो साइनोबैक्टीरिया है, एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये जबरदस्त यूज किए जाते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों एनवायरनमेंट में। अब पैडी फील्ड्स में अगर साइनोबैक्टीरिया को आप छोड़ देंगे तो वो बहुत बेहतरीन बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करेंगे, जिसको मार्केट में आप फिर आप ऑटोमेटिकली जब फर्टिलिटी बढ़ेगी तो प्लांट, फसल बढ़िया होगी, और फसल बढ़िया होगी तो उसको आप मार्केट में बढ़िया तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इनका बेसिकली काम क्या है, रिप्लेनिश सॉइल न्यूट्रिएंट्स और रिड्यूस केमिकल डिपेंडेंस। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनकी डिपेंडेंस खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये बच्चों पूरा चैप्टर हमने एक एक अच्छे तरीके से इसकी वैल्यू को समझा, इसके पॉइंट्स को ध्यान दिया। ये 4-5 नंबर का आपका चैप्टर है, और जिसमें से आपको डिफरेंट चीजें ये कोई भी पूछी जा सकती है। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर कह सकते हैं, 4 नंबर का केस बेस्ड, उस तरीके के क्वेश्चन बनने की बड़ी उम्मीद है। तो इसको मैंने आपको बड़े आसान ढंग से आप तक पहुंचाया है। इस पर मेहनत करिए, देखिए इसे बार बार, इसके नोट्स बनाइए, और ये 5 नंबर 6 नंबर अपने बोर्ड के लिए तैयार कीजिए। श्योरली बीओडी वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्लांट, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं इसके जो श्योरली आपको मिलने चाहिए, जैसे बकुलो वायरस हो गया, और
तो ये कुछ क्वेश्चंस भैया ऐसे हैं, जैसे ये हो गया आपका जीनस ग्लोमस, जो मल्टीपल टाइम इसके और बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ये बड़े ध्यान से आपको करने हैं, बार बार इनका रिवीजन करिए और ये 5-6 नंबर अपनी मुट्ठी में कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में वन शॉट के साथ, और फिर इसी तरीके से बायोलॉजी को आसान बनाते हैं वीजे के साथ।